हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग के सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर, ध्येय आईएएस आलमबाग चैनल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूपी पीसीएस पेपर 2 के बारे में। अभी जो आगामी मुख्य परीक्षा है, इसमें आईआर और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कैसे सवाल बन सकते हैं, कौन से संभावित सवाल हैं, उसका उत्तर, उसका फ्रेमवर्क, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि भारत का जो लीडरशिप यानी नेतृत्वकारी भूमिका है, या भारत की विश्व व्यवस्था में भूमिका का मूल्यांकन करिए, परीक्षण करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इस उत्तर में बताएंगे, प्रिसीजन के साथ हम लोग बात करेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में एक वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता के लिए काम करता आया है, और भारत का दृष्टिकोण रहा है कि एक समतामूलक विश्व व्यवस्था का निर्माण हो। भारत के योगदान की बात करें तो सबसे पहले यूएन पीस कीपिंग मिशन में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंडिया हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन यूएन पीस कीपिंग मिशन। 2.75 लाख हमने सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेजे हैं सिंस इंडिपेंडेंस, और महिला पीस कीपर्स को भी हमने भेजा है। तो वहां पर पीस बिल्डिंग में जो इलेक्शन प्रोसेसेस हैं उन सबको फैसिलिटेट कराने में, कि यानी शांति स्थापना हो जाए, अच्छे से चुनाव हो जाए, डिसएंगेजमेंट हो जाए जो लड़ने वाले पक्ष हैं, इन सब में भारत अपनी भूमिका निभाता है। दूसरा है लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करता है दुनिया में। भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रमोट कराने के लिए अपने एक इंटरनेशनल जो है कमिटी के माध्यम से, इंस्टीट्यूट के माध्यम से काम करता है। डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड इंडिया का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वो बहुत से जो चुनावी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देता है अलग अलग देशों में कैसे चुनाव कराए जा सके। इसमें भारत जो है अपना नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। अगर हम तीसरा योगदान देखें तो वो है मेडिकल असिस्टेंस। मेडिकल असिस्टेंस में आप बता सकते हैं, चाहे कोविशील्ड की बात हो, चाहे जेनेरिक ड्रग्स और जेनेरिक वैक्सीन्स, यानी सस्ते दाम की जो दवाइयां हैं और जो वैक्सीन्स हैं, उसका भारत जो है बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर रहा है। और भारत ने इसके लिए गावी यानी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस से कोलैबोरेशन किया है, और इंटरनेशनल जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट है सियोल में स्थित साउथ कोरिया में, उसमें भी अटैच होकर के काम करता है, ताकि ये जो जेनेरिक वैक्सीन्स बने ये दुनिया भर में दी जा सके। भारत ने मालदीव में जो मीजल्स आउटब्रेक हुआ था उसमें भी मीजल्स की वैक्सीन भेजी थी। तो भारत जो है वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया भर को मदद करता है। आर्टिफिशियल लिम्स जो है, कृत्रिम अंग, अफ्रीकी देशों को भारत भेजता है। और जो भीष्म जो है प्लेटफॉर्म है, यानी जो इंडिया वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो भारत ने डेवलप किया, भीष्म जिसका नाम है, वो भी भारत दुनिया को दे रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लीडरशिप का रोल निभा रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित जो देश हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, उन सब के साथ मिलकर के भारत जो है सोलर एनर्जी को मोबिलाइज करने की बात कर रहा है। वर्ल्ड सोलर बैंक का भी प्रस्ताव किया भारत ने। ग्रीन हाइड्रोजन प्रमोशन दुनिया में करके अलग अलग देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप कर रहा है। ग्लोबल ग्रीन ग्रिड की चीजें स्थापित की गई हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि कैसे इंडिया आज जो है ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ रहा है, हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग देशों से इसमें बातचीत हो रही है, और पनबिजली के मामले में भी ये चीज देखी जा सकती है। आपदा प्रबंधन एक और क्षेत्र है जिसमें भारत जो है लीड कर रहा है, सीडीआरआई के माध्यम से, कोलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सीडीआरआई के माध्यम से जो है डिजास्टर रेजिलियंस पर काम कर रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजीज पर, और ये जो है इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। और इसमें ईयू, वर्ल्ड बैंक और बहुत बड़े बड़े संस्था इसके पार्ट हैं। अमेरिका भी इसका सदस्य है। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत ये काम कर रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में भारत अपना कंट्रीब्यूशन देता है। हम अलग अलग देशों की जो मिलिट्रीज हैं उनको ट्रेन करते हैं, सिविल सर्वेंट्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं इंडिया में। ये भी भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। डेवलपमेंटल असिस्टेंस के रूप में भी हम बता सकते हैं कि भारत तमाम देशों में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करता है, उससे जो है अलग अलग देशों में विकास की स्थितियां बनती हैं। भारत का एक बड़ा योगदान है यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ रिफॉर्म में। सबसे ज्यादा मुखर आवाज, यानी भारत सबसे ज्यादा प्रबल रूप से इसके रिफॉर्म की बात करता है, यूएन के डेमोक्रेटाइजेशन की बात करता है, इसके साथ साथ यूएनएससी के रिफॉर्म की बात करता है। भारत ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करता है, साउथ साउथ कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बात करता है। यह भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, इसको भी उत्तर में बताया जा सकता है। मूल्यांकन की बात जहां तक रही कि क्या भारत जो है लीड कर सकता है ठीक तरीके से इस मामले में, तो आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर भारत के सामने चुनौतियां हैं नेतृत्वकारी भूमिका में। सबसे पहले तो
जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें तमाम देश जो आर्थिक संरक्षणवादी नीति अपनाते हैं, टैरिफ पॉलिसी अपनाते हैं, उन सबसे भारत के हितों पर प्रभाव पड़ता है। और उसकी जो बड़ी भूमिकाएं हैं, जैसे भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहता है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, लेकिन अगर भारत के ऊपर ज़्यादा टैरिफ होगा, मार्केट एक्सेस उसका रोका जाएगा, तो भारत के हित प्रभावित हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि चाइना फैक्टर को हम देखें तो चाइना भारत के लीडरशिप को हर तरीके से रोकने की कोशिश करता है, BRI के माध्यम से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के माध्यम से, मैरीटाइम सिल्क रूट प्रोजेक्ट के माध्यम से, पोलर सिल्क रूट, जितने भी अलग अलग प्रकार के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं चाइना के, वो सब माध्यमों से और अलग अलग प्रकार के डिस्प्यूट के माध्यम से UNSC में भारत को प्रवेश न देना, ये सब काम करके भारत के सामने नेतृत्वकारी जो चुनौतियां हैं वो रखी जाती हैं। और इसी तरीके से भारत के सामने और भी कुछ रीजनल जो है डिस्टर्बेंसेस, रीजनल पीस के डिस्टर्बेंसेस हैं। ईरान का मुद्दा है, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है, गल्फ रीजन में जो क्राइसिस होती है, उन सब चीज़ों के चलते भी भारत के सामने कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं कि वो आखिर कैसे लीड करे। भारत तमाम मामलों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन उसमें कई देशों का जो पावर पॉलिटिक्स है वो सब आड़े आता है, इसलिए भारत की नेतृत्वकारी भूमिका प्रभावित हो जाती है। तो आप अपने उत्तर में बता सकते हैं कि भारत इन मामलों में जो है नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। जैसे एक चुनौती और बता दें आपको कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समापन चाहता है और इसके लिए भारत ने CCIT कन्वेंशन का प्रस्ताव किया था यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन अमेरिका, चाइना, जितने भी ऐसे बड़े बड़े देश हैं, सबने इसको एडॉप्ट नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि ये सब देश अगर मान लेंगे और भारत को ये क्रेडिट मिल जाएगा कि यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म भारत के प्रस्ताव पर हुआ है, तो फिर चीजें प्रभावित हो सकती हैं ग्लोबल पावर्स की। इसलिए इस चीज को भी आप अपने उत्तर में दर्शा सकते हैं। 4-5 पॉइंट्स में सीधे बताइए कि कौन कौन से लीडरशिप के मार्ग में चैलेंजेस हैं हमारे। पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एंटी इंडिया जो इमेजेस बनाने की कोशिश की जाती है। अब जैसे गोथमबर्ग स्थित स्वीडन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा गया है कि चुनावी निरंकुशता है भारत में। 2017 से जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें लगातार भारत को एक कमजोर लोकतंत्र के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो एक तरफ भारत अपना प्रोजेक्शन कर रहा है कि वो लोकतांत्रिक जो है चीजों को बढ़ा रहा है, चुनाव प्रणाली में दुनिया को ट्रेनिंग दे रहा है, और दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र को सबसे कमजोर कहने वाले रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है या हंगर इंडेक्स है, कई ऐसे इंडेक्सेस हैं जहां पर भारत की पोजीशन को डाउन करके दिखाया गया है। इन सब चीजों से भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर असर पड़ सकता है। इन सब चीजों से निपटने के लिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। ये सब आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।